हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 4 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 8 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के वेबसाइट से आप एनसीईआरटी के बुक्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर ले और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ ले, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 4, ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज। आदिवासी, डिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आज हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 1 को कवर करेंगे। उसमें हम लोग इन टॉपिक्स को एक एक करके आज पढ़ेंगे, इनको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। In 1895, a man named Birsa was seen roaming the forests and villages of Chota Nagpur in झारखंड। 1895 में बिरसा नाम के एक व्यक्ति को झारखंड में छोटा नागपुर के गांव में जंगलों में घूमते देखा गया था। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। People said he had miraculous powers. He could cure all diseases and multiply grain. लोग उन्हें बहुत मानते थे। लोग ऐसा कहते थे कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वे लोगों की बीमारियां ठीक कर सकते थे और अनाज को कई गुना कर सकते थे। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वो सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेर को कई गुना बढ़ा देता था। Birsa himself declared that God had appointed him to save his people from trouble, free them from the slavery of Dikus, outsiders. बाद में बिरसा जी ने यह डिक्लेयर किया कि वे भगवान द्वारा अपॉइंट किए गए हैं अपने लोगों की रक्षा करने के लिए और अपने लोगों को दिकुओं की गुलामी से आजाद कराने आए हैं। दिकू का मतलब होता था बाहरी लोग, मतलब जो इनके सोसाइटी का, समाज का हिस्सा नहीं होते थे। इन दिकूज में आपके ब्रिटिशर्स आते थे। वे मनी लेंडर्स आते थे जो हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देके जनजातीय लोगों को अपना गुलाम बना लेते थे। वे मर्चेंट्स, ट्रेडर्स आते थे जो इन जनजातीय लोगों से बहुत कम कीमत देकर वस्तुएं खरीदते थे। बिरसा ने खुद ये ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दिकुओं की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा है। दिकू का मतलब होता था बाहरी लोग। Soon, thousands began following Birsa, believing that he was Bhagwan and had come to solve all their problems. जल्दी ही हजारों की तादाद में लोगों ने बिरसा जी को फॉलो करना शुरू किया। लोग बिरसा को अपना भगवान मानते थे। लोगों का ऐसा मानना था कि बिरसा उन्हें उनकी तकलीफों से दूर करने आए हैं। बिरसा उनके सेवियर हैं, रक्षक हैं। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उन्हें भगवान मानते थे। लोगों को यकीन था कि वो उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा वॉज बोर्न इन ए फैमिली ऑफ मुंडास, अ ट्राइबल ग्रुप दैट लिव्ड इन छोटा नागपुर। बिरसा जी का जन्म मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक ट्राइबल ग्रुप है, एक जनजातीय समूह है। मुंडाज छोटा नागपुर प्लेट्यू के क्षेत्र में रहते थे। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन, संथाल्स एंड उरांव। बिरसा थे तो मुंडा ट्राइब से,
मगर उस क्षेत्र के दूसरे जनजातीय समूह भी बिरसा को मानते थे। जैसे संथाल ट्राइब और उरांव ट्राइब के लोग भी बिरसा को फॉलो करते थे। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। All of them in different ways were unhappy with the changes they were experiencing and the problems they were facing under British rule. ब्रिटिश रूल में चेंजेस आ रहे थे। जितने भी जनजातीय समूह थे वे इन चेंजेस के कारण परेशान थे, नाखुश थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। Their familiar ways of life seemed to be disappearing. Their livelihoods were under threat and their religion appeared to be in danger. ब्रिटिशर्स इनके जीवन में इंटरफेयर कर रहे थे। ये जनजातीय समूह सालों साल जैसे रहते आए थे उसमें परिवर्तन आने लगा था ब्रिटिशर्स के आने के बाद। इनकी लाइवलीहुड यानी आजीविका खतरे में थी, इनका धर्म भी खतरे में था। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। What problems did बिरसा set out to resolve? बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? Who were the outsiders being referred to as Dikus? And how did they enslave the people of the region? आज इस चैप्टर में हम समझेंगे कि ये बाहरी लोग कौन थे जिन्हें दीकू बोला जा रहा था और इन बाहरी लोगों ने इन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों को इंस्लेव कैसे किया यानी गुलाम कैसे बनाया। जिन्हें दीकू कहा जा रहा था वे बाहरी लोग कौन थे, उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था। What was happening to the tribal people under the British? ब्रिटिश रूल में ट्राइबल लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा था इस चैप्टर में हम समझेंगे। अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था। हाउ डिड देयर लाइव्स चेंज? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस यू विल रीड अबाउट इन दिस चैप्टर। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। यू हैव रीड अबाउट ट्राइबल सोसाइटीज लास्ट ईयर। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। हमने क्लास 7 हिस्ट्री में ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में पढ़ा था। चैप्टर 5 में हमने उनके बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर 5 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। Most tribes had customs and rituals that were very different from those laid down by Brahmins. देखिए, ट्राइबल सोसाइटीज के जो कस्टम्स और रिचुअल्स यानी रीति रिवाज और रस्में होती थी वो बहुत अलग होती थी ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए रीति रिवाज और रस्मों से। ज्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। These societies also did not have the sharp social divisions that were characteristic of caste societies. ब्राह्मणिकल सोसाइटी में हमें कास्ट डिवीजन देखने को मिलता था। कास्ट डिवीजन के वजह से हमें सोसाइटी में भी एक प्रकार का डिवीजन देखने को मिलता था, लेकिन ट्राइबल ग्रुप्स में ऐसा नहीं था। ट्राइबल ग्रुप्स में ज्यादा सोशल डिवीजन नहीं था। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। बाय द 19th century, tribal people in different parts of India were involved in a variety of activities. 19th century तक ट्राइबल पीपल देश के विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग एक्टिविटीज में यानी काम में इन्वॉल्व थे। 19वीं सदी तक
देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। अब एक एक करके इन एक्टिविटीज को हम समझेंगे। सम वेयर झूम कल्टीवेटर्स। कुछ जनजातीय लोग झूम कल्टीवेशन करते थे, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। कुछ झूम खेती करते थे। सम ऑफ देम प्रैक्टिस्ड झूम कल्टीवेशन, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। हिंदी में इसे घुमंतू खेती कहते हैं। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। दिस वॉज डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, मोस्टली इन फॉरेस्ट्स। झूम कल्टीवेशन में खेती मोस्टली जंगलों में की जाती थी और इसके लिए स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड यानी छोटे भूखंडों को आइडेंटिफाई किया जाता था जिसमें की खेती की जाएगी। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। दी कल्टिवेटर्स कट दी ट्री टॉप्स टू अलाउ सनलाइट टू रीच दी ग्राउंड एंड बर्न्ट दी वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेटर्स जमीन तक धूप पहुंचाने के लिए पेड़ों को काट देते थे। फिर पेड़ के नीचे का हिस्सा जो बचता था वो और घास फूस को जला देते थे, तो जमीन साफ हो जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। They spread the ash from the firing which contained potash to fertilize the soil. फिर सब कुछ जलने के बाद जो राख बचती उसको ये लोग जमीन पर छिड़क देते। राख में पोटैश होती थी जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती थी, मतलब मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटैश होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। दे यूज्ड द एक्स टू कट ट्रीज एंड द hoe टू स्क्रैच द सॉइल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट फॉर कल्टीवेशन। ये लोग कुल्हाड़ियों से पेड़ काटते थे, कुदाल से मिट्टी को स्क्रैच करते थे यानी खुरचते थे और जमीन को तैयार करते थे खेती करने के लिए। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। They broadcast the seeds, that is, scattered the seeds on the field instead of plowing the land and sowing the seeds. ये लोग प्रॉपर तरीके से जमीन को जोत के बीज नहीं बोते थे, बल्कि बीज को खेत में बिखेर देते थे, छिड़क देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। Once the crop was ready and harvested, they moved to another field. फसल जब तैयार हो जाती उसके बाद उसको काट कर वे दूसरे फील्ड पे चले जाते थे। देखिए होता क्या था, कुछ खेत में वे एक बार फसल उगा के दूसरे खेत में चले जाते थे और वहां सेम प्रोसेस रिपीट करते थे। और वहीं कई बार एक ही खेत पे 2-3 सालों तक फसल उगाते थे, फिर दूसरे खेत पे चले जाते थे और वहां पे ये सेम प्रोसेस रिपीट करते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। अ फील्ड दैट हैड बीन कल्टीवेटेड वंस वॉज लेफ्ट फैलो फॉर सेवरल ईयर्स। जब ये लोग नए खेत पे चले जाते तो पुराने वाले खेत को ऐसे ही छोड़ देते कुछ सालों के लिए, वहां कोई खेती नहीं करते। जहां से उन्होंने अभी फसल काटी थी वो जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी। यहां पे एक नया वर्ड है फैलो, हिंदी में परती, इसको समझते हैं। फैलो, अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ वाइल सो दैट द सॉइल रिकवर्स फर्टिलिटी। इसका मतलब है जब हम जमीन पे खेती नहीं करते और जमीन की फर्टिलिटी को नेचुरली वापस आने देते हैं, उसे फैलो यानी परती कहते हैं। परती
कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। Shifting cultivators were found in the hilly and the forested tracts of northeast and central India. शिफ्टिंग कल्टीवेटर यानी घुमंतू किसान मोस्टली सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। The lives of these tribal people depended on free movement within forests and on being able to use the land and forests for growing their crops. इन ट्राइबल पीपल के जीवन का मेन फीचर था इनका फ्री मूवमेंट। ये लोग जंगल में कहीं भी आ जा सकते थे, जंगल के उत्पादों का इस्तेमाल कर सकते थे अपने खाने पीने के लिए, फसल उगाने के लिए, जंगल के जमीन का इस्तेमाल कर सकते थे खेती करने के लिए। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक-टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। दैट इज द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखिए, आपके पास मूवमेंट की फ्रीडम रहेगी, यानी एक जगह से दूसरे जगह आप आ जा पाएंगे, तभी आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मेन फीचर ही है मूवमेंट। एक जमीन पे खेती करने के बाद दूसरे जमीन पे चले जाना। अगर मूवमेंट नहीं होगा तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं हो पाएगा। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समवेयर हंटर्स एंड गैदरर्स। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। ये हम लोगों की दूसरी एक्टिविटी है। पहली एक्टिविटी थी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। In many regions, tribal groups lived by hunting animals and gathering forest produce. बहुत सारे क्षेत्रों में जनजातीय समूह जानवरों का शिकार करते थे और फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी जंगली उत्पादों का संग्रह करते थे, यानी वे आखेटक और खाद्य संग्राहक थे, यानी हंटर एंड फूड गैदरर थे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आपके फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स एक्सेट्रा आते हैं। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। दे सॉ फॉरेस्ट्स एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। उनके जीवन के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए जंगल बहुत महत्वपूर्ण होता था। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। The Khonds were such a community living in the forests of Odisha. उड़ीसा के जंगलों में एक ऐसा ही समुदाय रहता था जिसका नाम था खोंड कम्युनिटी, खोंड समुदाय। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खोंड कम्युनिटी कहां रहती थी, तो आपका आंसर होगा उड़ीसा। They regularly went out on collective hunts and then divided the meat amongst themselves. इस कम्युनिटी के लोग एक साथ शिकार पे निकलते थे, फिर जिसका शिकार करते उसको आपस में बांट लेते। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। देखिए, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपका स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि खोंड कम्युनिटी के लोग कलेक्टिव हंट्स करते थे। दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड कुक्ड फूड विद द ऑयल दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द साल एंड महुआ। वे जंगलों से फल और रूट्स यानी जड़ें इकट्ठा करते थे और उसे खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों से तेल निकाल के उसका इस्तेमाल करते थे। साल एक पेड़ है और महुआ
एक फूल है जिसे खाया जाता है या फिर उससे अल्कोहल बनाया जाता है। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। साल एक पेड़ है और महुआ एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। They used many forest shrubs and herbs for medicinal purposes and sold forest produce in the local markets. मेडिसिनल पर्पस के लिए वे जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगली उत्पादों को यानी फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लोकल मार्केट्स में बेचते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीजों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। The local weavers and leather workers turned to the khonds when they needed supplies of kusum and palash flowers to color their cloths and leather. स्थानीय बुनकर और लेदर वर्कर को जब कुसुम और पलाश फूल का सप्लाई चाहिए होता था अपने कपड़ों को लेदर्स को रंगने के लिए, तो वे खोंड ट्राइब के पास ही जाते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी, तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। From where did these forest people get their supplies of rice and other grains? इन जनजातीय समूह को खाने के लिए चावल व अन्य अनाज जैसे गेहूं, दाल कहां से प्राप्त होते थे? इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहां से मिलते थे? At times, they exchanged goods, getting what they needed in return for their valuable forest produce. ये जनजातीय समूह चावल व अन्य अनाज अपने जंगली उत्पादों के बदले लेते थे, एक्सचेंज कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसान चावल उगाता है और उस किसान को शहद चाहिए, तो दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। किसान को शहद मिल जाता था और जनजातीय लोगों को चावल। कई बार तो चीजों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीजें ले लेते थे। At other times, they bought goods with the small amount of earnings they had. ये लोग अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जब लोकल मार्केट्स में बेचते थे, तो उन्हें कुछ पैसा मिलता था। तो कभी कुछ बहुत जरूरी सामान इनको खरीदना होता था, तो वे इसी पैसे से खरीदते थे। कई बार उन्हें जरूरी चीजें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। Some of them did odd jobs in the villages, carrying loads or building roads, while others labored in the fields of peasants and farmers. जनजातीय समूह के कई लोग आसपास के गांव में काम के लिए जाते थे, जैसे सामान उठाना हो गया, सड़क निर्माण का काम हो गया, खेतों पे मजदूरी का काम हो गया। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था, तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। When supplies of forest produce shrank, tribal people had to increasingly wander around in search of work as laborers. जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस कम हो जाते थे, तब जनजातीय लोगों को मजदूरी का काम ढूंढना पड़ता था। देखिए, ये लोग एक जगह पे रुकते थे और वहीं पे रहते थे, तो आसपास के जंगलों से ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस इस्तेमाल करते थे। तो बहुत सालों वहां पे रहने के बाद फॉरेस्ट प्रोड्यूस डिप्लीट हो जाते थे, खत्म हो जाते थे। तो उस वक्त उन लोगों को मजदूरी का काम ढूंढना पड़ता था। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे, तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था। बट मेनी ऑफ देम, लाइक द बैगास ऑफ सेंट्रल इंडिया, वेयर रिलक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर्स। बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स थे जिनको दूसरों के लिए काम करना पसंद नहीं था। ऐसी ही एक ट्राइब थी सेंट्रल इंडिया की बैगा ट्राइब। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए।
ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बैगा ट्राइब कहाँ की थी, तो आपका आंसर होगा सेंट्रल इंडिया। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। The Bagas saw themselves as people of the forest who could only live on the produce of the forest. बैगास खुद को जंगल से जुड़ा हुआ मानते थे। उनका मानना था कि वे जंगल के लोग हैं जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे अपना जीवन यापन कर सकते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। It was below the dignity of a बैगा to become a laborer. बैगास के लिए मजदूरी करना, दूसरों के लिए काम करना अपमानजनक बात थी। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। Tribal groups often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality. ऐसी वस्तुएं जो जंगल में एज फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं मिलती थी, उनको वो सामान खरीदना होता था। जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी, उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। दिस लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। अब जब वस्तुएं खरीदने की बात आती है, तो जनजातीय समूहों की डिपेंडेंसी बढ़ने लगती है दूसरे लोगों पे। पहला है व्यापारी और दूसरा है मनी लेंडर यानी महाजन। इसकी वजह से वे कभी-कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। ट्रेडर्स केम अराउंड विथ थिंग्स फॉर सेल एंड सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइसेस। ट्रेडर्स यानी व्यापारी दूसरी जगहों से सामान लेके ट्राइबल पीपल के पास आते थे और उन सामानों को ऊंचे दाम पे बेचते थे। व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। मनी लेंडर्स गेव लोन्स with which the tribals met their cash needs, adding to what they earned, but the interest charged on the loans was usually very high. जनजातीय लोग जब काम करते थे या मजदूरी करते थे, तो उसमें उनको बहुत कम पैसा प्राप्त होता था और वे लोग जब अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, जंगली उत्पादों को बेचते थे, उसमें भी उन्हें कम पैसा मिलता था। लेकिन जब व्यापारी सामान बेचता तो बहुत ज्यादा दाम पे बेचता, तो इतना पैसा जनजातीय लोगों के पास होता नहीं था, तो उन्हें मनी लेंडर से पैसा लोन में लेना पड़ता था सामान खरीदने के लिए। इन लोन्स का इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता था। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज्यादा होता था। सो फॉर द ट्राइबल्स मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मेंट डेब्ट एंड पॉवर्टी। जनजातीय लोगों के लिए बाजार और वाणिज्य यानी मार्केट और कॉमर्स का कॉन्सेप्ट डेब्ट और पॉवर्टी था। मनी लेंडर ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देते थे और ट्राइबल पीपल उस लोन को चुका नहीं पाते थे, तो वे डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे। और मार्केट में जब वे चीजें बेचते या कोई काम करते, तो उन्हें बहुत कम कीमत मिलती। वहीं व्यापारी जब अपना सामान उनको बेचते, तो ज्यादा कीमत पर बेचते। इन कारणों से उनको पॉवर्टी भी फेस करनी पड़ती। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। दे देयरफॉर केम टू सी द मनी लेंडर एंड ट्रेडर एज एविल आउटसाइडर्स एंड द कॉज ऑफ देयर मिजरी। इसी वजह से जनजातीय लोग मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स को एविल आउटसाइडर्स की तरह देखते थे और उन्हें अपनी परेशानियों का कारण मानने लगे थे। इनको ही दीकू बोला गया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। अब हमारे पास तीसरी एक्टिविटी है पशु पालना। सम हर्डेड एनिमल्स। कुछ जानवर पालते थे। मेनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स। बहुत सारे जनजातीय समूह पशु पालते थे
और अपना जीवन यापन करते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। They were pastoralists who moved with their herds of cattle or sheep according to the seasons. ये लोग चरवाहे होते थे और अपने पशुओं के साथ, मवेशियों के साथ एक जगह से दूसरे जगह जाते थे मौसम के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, विंटर सीजन में ये लोग अपने पशुओं के साथ पहाड़ी एरिया से जमीनी एरिया पे आ जाते थे, क्योंकि ठंडी के मौसम में पहाड़ बर्फ से ढक जाते थे, तो जानवरों को चढ़ने के लिए घास फूस नहीं मिलते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहां से वहां जाते रहते थे। When the grass in one place was exhausted, they moved to another area. मान लीजिए ये लोग किसी क्षेत्र में रुके अपने पशुओं के साथ, तो वो पशु वहां घास चरते थे। जब उस क्षेत्र की घास खत्म हो जाती थी, तो वे फिर किसी दूसरी जगह चल देते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी, तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। The One Gujjars of the Punjab Hills and the Labadis of Andhra Pradesh were cattle herders, and the Gaddis of Kulu were shepherds, and the Bakarwals of Kashmir reared goats. पंजाब हिल्स के वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाडीज कैटल हर्डर्स थे और कुल्लू के गड्डी शेपर्ड्स थे यानी गड़ड़िए थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गड्डी समुदाय के लोग गरड़िए थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। इस मैप में आपके विभिन्न जनजातीय समूहों के नाम दिए गए हैं और उनके लोकेशन भी दिए गए हैं। इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इनफैक्ट एनसीईआरटी में जो भी मैप्स हैं उन्हें आप अच्छे से तैयार कीजिए क्योंकि क्वेश्चन आने के चांसेस उसमें से ज्यादा होते हैं। देखिए, यहाँ पे है आपके वन गुज्जर, राजस्थान में ये रहे आपके सहारिया, भील, फिर एमपी में आपके बैगास, बंजारा, गोंड, महाराष्ट्र में है आपके बंजारा, फिर इस साइड है आपके नागा, खासी, रियांग, निशी एक्सेट्रा। तो आप इन मैप्स को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अ टाइम टू हंट, अ टाइम टू सो, अ टाइम टू मूव टू ए न्यू फील्ड। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। इसमें हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि कौन से महीने में कौन सा प्रोसेस होता था। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट पीपल लिविंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज डू नॉट शेयर द सेम नोशन ऑफ वर्क एंड टाइम? आपने नोटिस किया होगा कि अलग अलग सोसाइटीज में यानी अलग अलग समाजों में रहने वाले लोगों का काम करने का तरीका, खाने पीने का तरीका, टाइम को फॉलो करने का तरीका अलग अलग होता था। जैसे कुछ सोसाइटीज में इंग्लिश कैलेंडर यूज होता होगा डेट्स और मंथ्स के लिए, वहीं कुछ सोसाइटीज में हिंदी कैलेंडर यूज होता होगा। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती? The lives of the shifting cultivators and hunters in different regions were regulated by a calendar and divisions of tasks for men and women. शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स और हंटर्स जो विभिन्न क्षेत्रों में रहते थे, उनका काम कैलेंडर में मंथ्स के हिसाब से बटा हुआ था। इनफैक्ट पुरुष और महिलाओं के बीच में भी काम बटा हुआ था। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। वेरियर एल्विन, a British anthropologist who lived among the Bagas and Khonds of central India for many years in the 1930s and 1940s, gives us a picture of what this calendar
and division of tasks was like. वेरियर एल्विन एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। वे 1930 से 1940s के बीच में सेंट्रल इंडिया में बैगा और खोंड ट्राइब के साथ रहे थे। उनके काम करने के तरीकों को समझा, वे कैसे मंथ्स में अपने काम को बांटते थे ये समझा। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बैगा और हुंड समुदायों के बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। He writes, in chat, women went to clearings to cut stalks that were already reaped. Men cut large trees and go for their ritual hunt. चैत महीने में महिलाएं स्टॉक्स को कट करती थी और पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे। पुरुष शिकार पे भी जाते थे। चैत महीने में जंगल को काट के साफ किया जाता था। वे लिखते हैं, चैत में औरतें बचे खुचे ठूठों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पे जाते थे। द हंट बिगैन एट फुल मून फ्रॉम द ईस्ट। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार ये लोग रात में करते थे और फुल मून यानी पूर्णिमा की रात में करते थे, क्योंकि इन्हें रोशनी मिलती थी। और ईस्टर्न साइड से शिकार करना शुरू करते थे, क्योंकि चांद पूर्व दिशा में निकलता है। तो ये लोग मून के पाथ को फॉलो करते थे ताकि इनको रोशनी मिलती रहे। ट्रैप्स ऑफ बैम्बू वेयर यूज्ड फॉर हंटिंग। बैम्बू के ट्रैप्स यानी फंदे यूज होते थे शिकार के लिए। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। द विमेन गैदर्ड फ्रूट्स लाइक सागो, टैमरिंड एंड मशरूम। महिलाएं सागो, टैमरिंड यानी इमली और मशरूम गैदर करती थी। औरतें सागो, इमली और मशरूम आदि फल बीनकर लाती थी। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बैगा वुमेन कैन ओनली गैदर रूट्स और कंद एंड महुआ सीड्स। बैगा ट्राइब की महिलाएं केवल रूट्स या कंद इकट्ठा करती थी और महुआ सीड भी इकट्ठा करती थी। हमें यहाँ डिवीजन ऑफ वर्क देखने को मिल रहा है। पुरुष शिकार कर रहे हैं और महिलाएं फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदर कर रही थी। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती हैं या महुआ के बीज इकट्ठा करती हैं। ऑफ ऑल द आदिवासीज इन सेंट्रल इंडिया, दी बैगाज वेयर नोन एज दी बेस्ट हंटर्स। सेंट्रल इंडिया में जितने भी आदिवासी रहते थे, उनमें बैगाज सबसे अच्छे शिकारी थे। ये आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपसे ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। इन बैसाख द फायरिंग ऑफ द फॉरेस्ट टुक प्लेस। द वुमेन गैदर्ड अनबर्न्ड वुड टू बर्न। बैसाख महीने में जंगल में आग लगाई जाती थी। महिलाएं अनबर्न्ड वुड को इकट्ठा करती थी। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। मेन कंटिन्यू टू हंट बट नियरर देयर विलेजेस। पुरुष अभी भी शिकार करते थे, लेकिन गांव के पास रह के। आदमी शिकार पर जाते रहते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। इन जेठ सोइंग टू प्लेस एंड हंटिंग स्टिल वेंट ऑन। जेठ महीने में बीज बोया जाने लगा था और शिकार अभी भी चल रहा था। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। फ्रॉम आषाढ़ टू भादो द मेन वर्कड इन दी फील्ड्स। आषाढ़ से भादो महीने में शिकार बंद हो जाता था और पुरुष खेत में काम करते थे। आषाढ़ से भादो तक मर्द खेतों में काम करते थे। इन क्वार द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ बीन्स वेयर राइपेंड एंड इन कार्तिक कुटकी बिकेम राइप। क्वार में पहली फलियां आने लगती हैं और कार्तिक महीने में जो फ्रूट्स होते थे वो पक जाते थे। क्वार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। इन अघन एवरी क्रॉप वॉज रेडी एंड इन पूस विनोइंग टुक प्लेस।
अगहन महीने में फसल तैयार हो जाती थी और पूस महीने में विनोइंग होता था। मतलब अनाज के हेवी कंपोनेंट को लाइटर कंपोनेंट से अलग करने का प्रोसेस, यानी फूस को अलग करना। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। पूस वॉज ऑल्सो द टाइम फॉर डांसेस एंड मैरिजेस। पूस महीने में शादियां और नाच गाना भी होता था, क्योंकि फसल तैयार थी और उसे बेचकर पैसा मिलता था। तो अब शादी समारोह के लिए पैसा होता था लोगों के पास। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में ही होती थी। इन माघ, shifts were made to new beavers, and hunting gathering was the main subsistence activity. माघ महीने में लोग नए बेवाड़ के तरफ शिफ्ट करते थे, यानी नए भूमि के तरफ चल देते थे। मध्य प्रदेश में बेवाड़ का मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। फिर से वही सब प्रोसेस होगा, जंगल साफ करना एक्सेट्रा। इस पीरियड में वापस हंटिंग गैदरिंग शुरू हो जाती थी। देखिए, सीक्वेंस ऑफ क्रॉपिंग करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इस सीक्वेंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन से महीने में कौन सा प्रोसेस चल रहा है। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीजों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। बेवड़ का मतलब मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। द साइकिल डिस्क्राइब्ड अबव टुक प्लेस इन दी फर्स्ट ईयर। ये जो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा, ये फर्स्ट साइकिल था। ये चक्र पहले साल का होता था। इन दी सेकेंड ईयर देयर वॉज मोर टाइम फॉर हंटिंग, एज ओनली अ फ्यू क्रॉप्स हैड टू बी सोन एंड हार्वेस्टेड। दूसरे साल सेकेंड साइकिल स्टार्ट होता था उसी जमीन पे। जमीन पहले से ही साफ हो रखी थी फर्स्ट साइकिल में, तो शिकार के लिए ज्यादा समय मिलता था, क्योंकि सिर्फ बीज बोना और फसल तैयार करना ही काम था। बाकी काम फर्स्ट साइकिल में ही हो रखा था। दूसरे साल शिकार के लिए ज्यादा समय मिल जाता था, क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। बट सिंस देयर वॉज इनफ फूड, द मेन लिव्ड इन दी बेवार्ड्स। लोगों के पास फूड इनफ होता था, तो पुरुष वहीं रहते थे, शिकार करते थे सेकेंड साइकिल में, यानी दूसरे साल में। क्योंकि भोजन काफी होता था, इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। इट वॉज ओनली इन द थर्ड ईयर दैट द डाइट हैड टू बी सप्लीमेंटेड विद द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। थर्ड ईयर आते आते सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती थी, फसल कम पैदा होते थे, तो लोगों को फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ही अपने खाने की जरूरतों को पूरा करना पड़ता था। फिर वे लोग नए जमीन की तरफ शिफ्ट कर जाते थे और इस पुराने जमीन को कुछ सालों के लिए अनकल्टीवेटेड छोड़ देते थे, तो इस जमीन की फर्टिलिटी वापस आ जाती थी। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी जरूरत पड़ने लगती थी। अब हमारी चौथी एक्टिविटी है सेटल्ड कल्टीवेशन। सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। इवन बिफोर द 19th century, many from within the tribal groups had begun settling down and cultivating their fields in one place year after year instead of moving from place to place. 19th century के पहले से ही बहुत सारे जनजातीय समूह एक जगह पे सेटल होने लगे थे। वे एक जगह पे रह के साल दर साल खेती करते। वे अब एक जगह से दूसरे जगह मूव करना बंद कर चुके थे। सेटल्ड कल्टीवेशन की शुरुआत कर दी थी उन्होंने। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने के बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। दे बिगन टू यूज द प्लॉ एंड ग्रेजुअली गॉट राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन। उन्होंने हल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और उन्हें अपने जमीन पे अधिकार भी प्राप्त हो रहे थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। इन मेनी केसेस, लाइक द मुंडास ऑफ छोटा नागपुर, द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज ए होल।
जब हम मुंडास ऑफ छोटा नागपुर की बात करते हैं तो वहां जो उनकी जमीन थी वो उनके पूरे कबीले की थी, उनके पूरे क्लैन की थी, किसी एक व्यक्ति की नहीं थी। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। All members of the clan were regarded as descendants of the original settlers who had first cleared the land. ऐसा माना जाता है क्लैन के जो मेंबर्स थे यानी कबीले या कुल के जो सदस्य थे वे डिसेंडेंट्स थे यानी वंशज थे ओरिजिनल सेटलर्स के, मूल निवासियों के, जिन्होंने पहली बार वो जमीन साफ की थी। मतलब कुछ लोग उस जमीन के पेड़ पौधों को काट के साफ किए होंगे और वहीं रहने लगे होंगे। उनके परिवार वहां सालों साल से रह रहे थे, तो वहां पे एक क्लैन का फॉर्मेशन हुआ। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। Therefore, all of them had rights on the land. तो उस क्लैन के सभी मेंबर्स के पास जमीन का सेम राइट होता था, सबके पास बराबर हक होता था, लैंड का ओनरशिप सबके पास होता था, सभी लोग उस जमीन का इस्तेमाल कर सकते थे, लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। वेरी ऑफन सम पीपल विद इन द क्लैन acquired more power than others. Some became chiefs and others followers. लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि क्लैन में कुछ लोग बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा ताकतवर हो जाते थे। जब वे ताकतवर हो जाते थे तो क्लैन के मुखिया यानी चीफ बन जाते थे और उस क्लैन के बाकी सदस्य उनके फॉलोअर्स बन जाते थे। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। Powerful men often rented out their land instead of cultivating it themselves. क्लैन में जो ताकतवर हो जाते थे वे खुद खेती नहीं करते थे बल्कि अपनी जमीन रेंट पे दे देते थे यानी बटाई पे दे देते थे। दूसरे लोग उस खेत पे मजदूरी करते थे, उस खेत से जो प्रोड्यूस होता उसका एक हिस्सा जमीन के मालिक को देते थे और बाकी का हिस्सा अपने पास रखते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स सॉ सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स लाइक द गोंड्स एंड संथाल्स एज मोर सिविलाइज्ड देन हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। ब्रिटिश अधिकारियों का ऐसा मानना था कि गोंड और संथाल जैसे जनजातीय समूह जो सेटल्ड कल्टीवेटर्स थे यानी एक जगह रुक के खेती करते थे वे ज्यादा सभ्य थे यानी सिविलाइज्ड थे। हंटर गैदरर्स यानी आखेटक खाद्य संग्राहक और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की तुलना में। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। Those who lived in the forests were considered to be wild and savage. They needed to be settled and civilized. जो लोग जंगलों में रहते थे उन्हें वाइल्ड और सैवेज यानी जंगली और बर्बर माना जाता था। ब्रिटिशर्स को लगता था कि इनको एक जगह सेटल करके सिविलाइज करने की जरूरत है। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 4 का पार्ट 1 समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 4 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और उसमें इन टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।